जानेंगे वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेक फॉर द वर्ल्ड हमारा मिशन है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर सीएमडी सीएसएल, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह आईएनएस विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। आईएनएस विक्रांत के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी के द्वारा दिए गए संबोधन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत का श्रेय पीएम मोदी सिर्फ खुद ले रहे हैं, जबकि इसको बनाने में पिछली सरकारों का भी योगदान रहा है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता और 22 साल लगे हैं और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं, जो कारीगर, जो बिल्डर हैं, फिटर हैं, मैकेनिक हैं कोचिन शिपयार्ड में। पर यह कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1957 या 1958 में हमने इंग्लैंड से एक एयरक्राफ्ट खरीदा था, एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था। वो तब के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और उनकी दूरदर्शिता के कारण हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा। उसका नाम हमने रखा आईएनएस विक्रांत, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाया गया है। बहुत बड़ा कदम है, पर मैं बार बार कहूँगा 20-22 साल लगे हैं और सभी सरकारों को श्रेय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ा को राहत देते हुए अंतिम जमानत दे दी है। तीस्ता सितलवाड़ा को उनकी एनजीओ से जुड़े मामले को लेकर अहमदाबाद अपराध शाखा ने 25 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। पुलिस ने उनसे 7 दिन पूछताछ भी की। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की बात कही है। वहीं इस दौरान उसे अंतरिम जमानत देना उचित है। इसके पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ा को 2 महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने के तरीके के बारे में चिंता जताते हुए सवाल किया था कि गुजरात उच्च न्यायालय ने जवाब मांगने के लिए 6 सप्ताह के बाद का नोटिस कैसे जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा था कि इस मामले में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके
लिए जमानत नहीं दी जा सकती हो, वो भी एक महिला को। वही न्यायाधीशों ने कहा कि तीस्ता सतलवाला 2 महीने से अधिक समय से जेल में है और अभी तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। मदरसों को लेकर योगी सरकार के फैसले पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से कहा है कि अगर मदरसों से कोई परेशानी है तो उसे पैसा देकर अपने हिसाब से चलाए। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सब बच्चे स्कूल के जितने भी इनके गवर्नमेंट के स्कूल में उसमें नहीं पढ़ सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं। बच्चों को अपनी दीनी, इस्लामी या दुनियावी सारी तालीम उसमें देना चाहते हैं। जब उनकी ज़रूरत का पैसा ऐसे पूरा नहीं हो सकता तो दूसरी जगह से वो 12 चंदा करते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप ही उसकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिएगा, तो उसको चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो 12 गैर मान्यता प्राप्त है वो स्कूल जो चल रहे हैं वैसे चल नहीं सकते भाई। वहाँ जो पढ़ाएंगे उनको तनख्वाह चाहिए और भी ज़रूरियात हैं, तो पूरी कैसे हो? तो गवर्नमेंट बर्दाश्त करे फिर उसको। अगर वो इसमें उनको कोई एतराज़ है, वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट पैसा दे, गवर्नमेंट चल रहा है। उन्होंने कुरान शरीफ को में तब्दीली करने की कुछ आयतें निकालने की बात कही और इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई की। इसलिए मुसलमानों ने, सुन्नियों ने, शिया ने सबको उनको इस्लाम से भी खारिज कर दिया। तो ऐसा इंसान जो कि मुसलमान खुद न रहे तो वो मुसलमानों की वकालत तो नहीं कर सकता। तो इसलिए सारा मुसलमान सुन्नी हो या शिया हो, सब खिलाफ है उनके, मैं भी खिलाफ हूँ। सब बच्चे केसीआर के पटना दौरे के बाद विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर सीबीआई, ईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। अपने गिरबान में झांक के भारतीय जनता पार्टी देखे कितने भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी के अंदर हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 180 डिग्री घूमा है और भी घूमेगा। आप भरोसा रखिए। अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया। और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। आप भरोसा रखिए। अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया। और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से अक्सर सियासी भूचाल आ जाता है और इस बार उन्होंने बिहार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी में मदरसों का सर्वे होगा वैसे ही अगर बिहार में भी सर्वे होना चाहिए, तब जाकर सबकी हकीकत सामने आएगी। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोगों के क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना जरा, बीजेपी वालों के क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। अफगानिस्तान के हेरात के गुजरगाह मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके में तालिबान समर्थक मस्जिद का इमाम मुजीब रहमान अंसारी समेत 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि हेरात में 2 धमाके हुए। धमाके का कारण आत्मघाती हमला बताया गया। अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके को लेकर फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदी ने अंसारी की मौत पर ट्वीट के जरिए दुख जताया और कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके में जिस इमाम की मौत हुई है उसे सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते थे और आज चूंकि जुमे की नमाज का मौका था, इसीलिए मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।